हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं प्रीपोजिशन चैप्टर को, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बना रखी हैं। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से जाकर के वो दोनों वीडियोस को भी देख लीजिए। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कि टॉपर्स से क्या अप्रोच होती है प्रीपोजिशन चैप्टर को पढ़ते टाइम। ये जो बुक है वो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा देखिए जो पहला पॉइंट है, इसके अंदर बताया गया है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जैसे कि आपका हिम हो गया, यू हो गया, ठीक है, मी हो गया, ये सभी आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इन सभी के पहले देखिए क्या है, कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है। आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम, सी रिलाइज ऑन मी। तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। यही हमारा पहला पॉइंट है। बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम लोग, फटाफट से रूल्स को देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा कि अगर कभी भी हमारा कंजक्शन आता है और इसके पहले जो दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं उनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगता है, तो आप वो दोनों प्रीपोजिशन का यूज़ करोगे। लेकिन अगर कोई एक ही तरह का प्रीपोजिशन लगेगा तो आप सिर्फ एक ही बार प्रीपोजिशन लगाओगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सी इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन हर वर्क। तो यहाँ पर ऑफ और इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये जो दोनों प्रीपोजिशन है वो अलग अलग प्रीपोजिशन है। ऑफ एक अलग प्रीपोजिशन है, इन एक अलग प्रीपोजिशन है। तो अगर किसी भी वर्ड्स के साथ कोई भी प्रीपोजिशन लगता है और अगर बीच में आपका कंजक्शन लगा हुआ है, तो वो दोनों प्रीपोजिशन अलग अलग अगर हैं तो फिर दोनों बार लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार प्रीपोजिशन लगाओगे और एक बार नहीं लगाओगे। ठीक है। आई वॉज सरप्राइज्ड एट एज वेल एज प्लीज्ड विद। ठीक है, तो दो बार अलग अलग प्रीपोजिशन है तो दो बार अलग अलग लगाएं। ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई। तो देखिए यहाँ पर सीनियर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है, तो आप लगाओगे सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। ठीक है। हिज वॉच इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट फ्रॉम होता है, तो यहाँ पर फ्रॉम लगेगा और यहाँ पर तो आपका देन लगा ही है। सी इज यंगर एंड टॉलर देन हर ब्रदर। तो यहाँ पर देखिए यंगर देन होता है और यहाँ पर भी टॉलर देन ही है। तो जब एक ही तरह का प्रीपोजिशन लगा है तो सिर्फ एक ही बार लगेगा, आखिरी में, पहली बार में नहीं लगेगा। इसलिए ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो होप आपको ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए फटाफट से थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है, तो वर्ब V1 प्लस ING फॉर्म में होना चाहिए। जैसे टू है तो टू एक प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद गो एक वर्ब लगा हुआ है तो ये गोइंग रहेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब की जो फॉर्म होगी वो ING फॉर्म लगेगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंदन। तो होप आपको ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट। तो यहाँ पर भी ऑफ क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, तो इसके साथ ING फॉर्म लगेगी। देखिए होम शब्द जब भी आता है और उसके साथ आपका ये सारे वर्ब अगर लगे हुए हो, जैसे या तो ब्रिंग लगा हो, गो लगा हो, गेट लगा हो, अराइव या रीच लगा हो, तो आपका कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आई वेंट होम बाई कार। तो यहाँ पर देखिए होम के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेंट आया हुआ है और वेंट क्या है, आपका गो ही की फॉर्म है। ठीक है, गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट। तो अगर ये सारे वर्ब्स का अगर यूज होता है तो फिर आप कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हो होम के पहले। लेकिन होम के पहले अगर कोई पॉजिटिव केस लगा हो, ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव केस मतलब कि माई, योर, हिज, हर, ठीक है, आउट, डेयर, या नाउन के साथ अगर आपका एस लगा होता है, ये आपका देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम्स, रोहित, तो ये सब भी तो एक पोजीशन ही दिखाता है। तो अगर कोई भी पॉजिटिव केस होता है तो आप उसके पहले टू लगा सकते हो, होम के पहले। ठीक है, तो आई वेंट टू हिज होम। तो यहाँ पर देखिए हिज लगा हुआ है तो हिज क्या है, आपका एक पॉजिटिव केस है। ठीक है, तो फिर इसीलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आपका टू लगा हुआ है, चाहे होम ही क्यों ना हो। राम्स भी है तो भी आपका टू लगा है। तो होप आपको फोर्थ और जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो दोनों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट में इतने ढेर सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आपको ये सारे वर्ड्स ना रीड करने हैं ना याद करने हैं। ये बस आप रूल समझ लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन से ही समझ में आपको आएगा। जब ये वर्ब्स यानी जो लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में प्रयोग किए जा रहे होते हैं तो कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। अब अगर आपने अभी तक वॉइस नहीं पढ़ा है तो आप फटाफट से वॉइस भी पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा। अभी तक मेरे चैनल पर वॉइस से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आया है, पर हाँ ट्रिक्स मैंने बता रखी है। तो आइए उसमें देख लेते हैं। तो अगर कोई भी ये वर्ब जो है अगर एक्टिव वॉइस के साथ यूज़ किए जा रहे होते हैं तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। द टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो यहाँ पर ऑन नहीं होगा, ठीक, क्योंकि एम्फेसाइज्ड आ गया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना,
और ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो इसके साथ अगर ये आ गया है तो आपका कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। द टीचर एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ होता है। आई हैव ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी होता है, फॉर नहीं होता है। तो ये सब तो आप आई थिंक वैसे भी समझ जाओगे, ठीक है, तो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी गट फीलिंग से भी आप बता पाओगे। आई सॉल्व डिस्कस द प्रॉब्लम विद यू होता है, अबाउट नहीं होगा। ही डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन हिज स्टोरी होगा, यहाँ पर भी अबाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन में प्रयोग किए जाने वाले जो वर्ब होते हैं, ठीक है, उनके साथ कभी भी टू का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, ये सभी क्या है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्ड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्ब्स हैं। तो इन सभी के साथ कभी भी आपका टू नहीं आएगा। जैसे आई एडवाइज्ड हिम टू गो होता है, आई इन्फॉर्म द पुलिस होता है। तो ये जब आप लोग एक्टिव पैसिव पढ़ते हो तो, या फिर आप वॉइस पढ़ते हो, तो ये सब जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हो या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो तो आपको वैसे भी समझ में आ जाता है कि इन सब के साथ टू नहीं आता है। ठीक है, आई एडवाइज्ड हिम होता है, आई इन्फॉर्म द पुलिस होता है। तो इस तरीके से आपको वैसे ही पहले से पता होना चाहिए। फिर यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जब भी से होता है, सजेस्ट होता है, प्रोपोज होता है, तो इन सभी के साथ आपका टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। लेकिन शर्त ये है कि ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि हिम क्या है, कोई व्यक्ति है, मी क्या है, कोई व्यक्ति है। तो यू सजेस्टेड हिम नहीं होता है, यू सजेस्टेड टू हिम होता है। सी सेड टू मी होता है। तो जब भी से, सजेस्ट, प्रोपोज आए और उसके बाद कोई व्यक्ति हो तो फिर आप डू का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सब आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में भी आएगा और आपको याद भी रहेगा। ऐसे आप कितने सारे रूल्स पढ़ लोगे, आपको कोई भी रूल याद नहीं रहेंगे। लेकिन रूल पढ़ने का सिर्फ ये मोटो रहता है कि आपने पूरा सिलेबस एक तो कंप्लीट कर लिया है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया है। और फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आप अपने आप उसके अंदर बेहतर बनते चले जाओगे। स्पीक, रिप्लाई, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, इन सब के बाद भी हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है यदि कोई ऑब्जेक्ट में क्या हो, इंसान हो। जैसे ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी। तो अगर कभी भी समझ जाओ ऑब्जेक्ट में इंसान है तो हमेशा टू लगा देना। ठीक है, सिंपल सीधी बात। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि आई प्रोवाइड हिम मनी नहीं होता है, आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी होता है। आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम होता है। हिम तो वैसे भी आपको याद रहेगा कि जब भी हिम हो यानी कोई भी आपका व्यक्ति हो तो हमेशा टू लगता है। और विद मनी होता है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रॉब अ पर्सन ऑफ समथिंग, वी इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ एन एक्सीडेंट, आई एक्सप्लेन द मैटर टू हिम, ही रॉब्ड हर ऑफ हर ज्वेलरी। तो ये सब भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं तरह तरह के वर्ब्स के साथ। ठीक है, अब देखिए सम फ्रेज प्रीपोजिशन भी होते हैं, यानी कि कभी भी अगर अकॉर्डिंग है तो हमेशा अकॉर्डिंग टू ही होता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है या ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना होता है। अकॉर्डिंग टू होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार। बाई डिंट ऑफ यानी के बल पर, आई पास द एग्जाम बाई डिंट ऑफ हार्डवर्क, यानी मैं हार्डवर्क के बल पर एग्जाम में पास हो गया। इन केस ऑफ यानी कि अगर, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल 100, यानी कि कभी भी अगर अगर यानी कि अगर यानी कि अगर इमरजेंसी होती है तो 100 नंबर पर कॉल करो। ठीक है, बाई वर्च्यू ऑफ होता है। अब देखिए ओइंग टू और ड्यू टू, इससे रिलेटेड भी कई एरर्स आते हैं एग्जाम में। तो इसका मतलब जो होता है हिंदी में वो होता है के कारण, जैसे कहते हैं ड्यू टू इट्स वे, यानी इस वे के कारण। ओइंग टू यानी इसका मतलब ये होता है के कारण। लेकिन अगर वाक्य में कभी भी शुरुआत हो रही होती है, सेंटेंस में जब कभी भी स्टार्ट हो रहा होता है तो वो हमेशा ओइंग टू से होता है, ड्यू टू से नहीं करना चाहिए। ड्यू टू हैवी रेन नहीं होता है, ओइंग टू हैवी रेन्स होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, एसएससी में ड्यू टू हैवी रेन्स को भी एक्सेप्टेड माना जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है अगर ड्यू टू से ही स्टार्ट कर दिया है। हालांकि ये बेसिकली नहीं होता है लेकिन एसएससी में इसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जैसे कि द एक्सीडेंट वॉज ओइंग टू हैवी रेन्स नहीं होता है,
द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हैवी रेन्स होता है। तो इसके अंदर जो इतना पूरा लेखा जोखा लिखा है, मेरी जो बात आप माना करो कि हमेशा कभी भी जब भी स्टार्ट में दिया गया हो तो हमेशा ओइंग टू को माना करो, और कभी भी बीच में दिया हो तो हमेशा ड्यू टू को माना करो। सिंपल सीधी बात, और फिफ्थ पॉइंट भी खत्म। अब सिक्स पॉइंट में क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू यानी कि के संदर्भ में, विद रेफरेंस टू योर लेटर यानी योर लेटर के संदर्भ में, इन ऑर्डर टू यानी कि ताकि होता है, वी वेकेटेड द प्रीमिसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन यानी कि हमने जो प्रीमिसेस था उसको छोड़ दिया था, उसको वेकेट कर दिया था इस ऑर्डर के कारण, ठीक है, उस ताकि इन कोर्स ऑफ यानी के दौरान, इन कोर्स ऑफ टाइम आई फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स यानी उस समय के दौरान हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किया था। ऑन बिहाफ ऑफ होता है के स्थान पर, ही केम टू रिसीव द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर यानी अपने ब्रदर के स्थान पर उसने जो अवार्ड है वो रिसीव किया। एग्रीबली टू इसका मतलब होता है के अनुसरण में, एग्रीबली टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स वी विल पे यू व्हेन लैक, ठीक है। तो सिंपली आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी इन कोर्स हो तो उसके साथ ऑफ लगता है, ऑन बिहाफ हो तो उसके साथ ऑफ लगता है, एग्रीबली होता है तो टू लगता है, विद रेफरेंस होता है तो टू लगता है। तो ये सब जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मेरे साथ आपको अपने आप याद हो जाएगा, कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाई मीन्स ऑफ होता है, फॉर द सेक ऑफ होता है, इन फेवर ऑफ होता है, इन ल्यू ऑफ होता है, ऑन अकाउंट ऑफ होता है, इन रिलेशन टू होता है। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होंगी, और जो कई चीज़ें नहीं भी पता हैं वो मेरे साथ अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराते चलूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि मैं और वीडियोज़ आपके पास ला सकूँ। आई एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद योर ऑर्डर भी होता है, और आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर भी होता है, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था अकॉर्डिंग टू होता है, और अकॉर्डेंस विद भी होता है। अफेक्शन टू भी, अफेक्शन फॉर भी होता है, और अफेक्शनेट टू भी होता है। एम्बिशन फॉर भी होता है, एम्बिशियस ऑफ भी होता है, केपेबल ऑफ होता है, कैपेसिटी फॉर होता है, कॉन्फिडेंस इन होता है, कॉन्फिडेंट अबाउट होता है, डिज़ायर फॉर होता है, डिजीरियस ऑफ होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को अपने आप याद होती रहेंगी, पता चलती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आपको दिए गए हैं कि किसके साथ क्या लगता है, तो वही मैं आपको बता रहा था कि आप कितना ही याद करोगे, तो वो सब आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप याद करने चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाओगे अपने ऊपर लेकर के, ठीक है। देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं, अगर किसी को याद करना है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से याद करते चलिए। लेकिन मेरी बात अगर आपको मानना है, और टॉपर्स किस तरीके से इसको लेते हैं, तो टॉपर्स इसको याद करने नहीं बैठेंगे, टॉपर्स अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनको अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ध्यान हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आप अपने कॉमन सेंस से ही समझ जाओगे, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आती हैं तो उसको सीधे सीधे याद कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए कितने ढेर सारे वर्ड्स हैं, उसको अगर आप याद करोगे तो ये अपने आप में एक पूरी की पूरी वोकेबलरी सीरीज बन जाएगी। तो देखिए ये पूरा जेड तक था और बहुत सारे इसके अंदर दिए गए हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप इन सारी चीज़ों को याद बिल्कुल भी मत करिए, आप सीधे से क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके अंदर हमने पूरा प्रिपोजिशन आपको पढ़ा दिया है, और क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करिए। आपने सारे जो भी रूल्स थे वो समझ लिए हैं, अब बस और बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए अपने थॉट्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।